हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा की बोलियां। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में आज हम बात करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किस प्रकार हुआ और आधुनिक जो आर्य भाषा है ये अपभ्रंश इनके बीच की कड़ी मानी जाती है। मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी अपभ्रंश को माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है ये डॉक्टर हानल ने 1880 ईस्वी में किया। इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा था। पूर्वी गौड़ियन, जिसमें उन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा, बंगला और असमी और उड़िया को रखा। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसे पूर्वी में पूर्वी हिंदी आती है, तो पूर्वी क्षेत्र में बंगला हो गया, असमिया और उड़िया। ठीक है, पश्चिमी हिंदी पश्चिमी गौड़ियन तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी इसमें बोली गई है। ठीक है, उत्तरी गौड़ियन गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन मराठी लैंग्वेज है। ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने गियर्सन की वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत और व्याकरणगत आधार पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुनीति कुमार कुमार ने ये गियर्सन द्वारा किया गया वर्गीकरण की ध्वनिगत और व्याकरणगत आधार पर की आलोचना करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इसे 5 भागों में वर्गीकृत किया। उद्दीच्य उद्दीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहदा और पंजाबी बोलियों को रखा। ठीक है, और प्रतीच्य राजस्थानी और गुजराती। मध्य देशीय भाषा में उन्होंने पश्चिमी हिंदी और प्राच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगाली। प्राच्य मतलब आप पूर्वी याद रख सकते हैं, प्राच्य का मतलब पूर्वी है। उद्दीच्य उत्तर की भाषा सिंधी, लहदा और पंजाबी। ठीक है, और प्रतीच्य राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, ये पश्चिम वाली भाषा है। ठीक है, मध्य देशीय आपकी पश्चिमी हिंदी है। दक्षिणात्य मराठी। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय और संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 5 अपभ्रंश को विभाजित किया है 5 भागों में। ठीक है, इसमें शौर्षणी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश। शौर्षणी अपभ्रंश को भाषाएं पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। जबकि मागधी अपभ्रंश बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया है। और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, महाराष्ट्री, मराठी। पैशाची अपभ्रंश सिंधी, लहदा और पंजाबी। पैशाची अपभ्रंश को भूत भाषा किसने कहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, हिंदी शब्द जो है फारसी शब्द है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। जो हिंदू शब्द है वो फारसी शब्द है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का ही फारसी रूपांतरण है। सिंधु से का रूपांतरित होकर हिंदू बना। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सप्तसैंधव नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ। प्राचीन भारतीय साहित्य में हिंदी और भारतीय संघ की राजभाषा है और देवनागरी लिपि है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है। हिंदी की बोलियों के संबंध में आगे हम पढ़ेंगे। हिंदी की बोलियां अपभ्रंश से निकली हुई बोलियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें कि शौर्षणी अपभ्रंश से उसकी उपभाषाएं और बोलियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शौर्षणी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आकार बहुल, इसमें कौरवी है, हरियाणी या बांगरू भी कहते हैं, और दक्षिणी। ओकार बहुल उपभाषा में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और राजस्थानी हिंदी ट वर्ग बहुल, इसमें मारवाड़ी है, जयपुरी का अन्य नाम ढूंढानी भी है,
और मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी, इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली दो भाषाएं हैं, दो बोलियां हैं। अर्धमागधी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां आती है। और मागधी बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, इसमें भी तीन बोलियां आती है। ठीक है, मागधी बिहारी हिंदी है, इसकी उपभाषाएं हैं। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है शौर्सनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियां निम्न में से कौन सी नहीं है। तो वहां पे ऑप्शन आपको दे सकता है कौरवी, कौरवी दे सकता है, हरियाणवी दे सकता है, और इसी तरह से दो तीन और लैंग्वेज दे सकता है। उसमें भोजपुरी एक दे देगा और बाकी खड़ी बोली दे देगा। तो उसमें से आपको, यदि आपको पता है कि भोजपुरी मागधी की अपभ्रंश है, तो वहां पे आप सही कर जाओगे। तो आप इसे ये बिल्कुल ध्यान में रखिए चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मागधी अपभ्रंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मागधी, मागधी से बिहारी हिंदी निकलती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो भाषाएं, इसे आप छोड़ दें, ऐसे निमाड़ी इन्होंने कहा, जोड़ा इसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियां तजुबे की और निमाड़ी को स्वीकार किया। हिंदी की बोलियों के अन्य नाम और उपबोलियां, हरियाणी, हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू, देशवाली भी इसे बोलते हैं। जाटू इसकी उपभाषाएं हैं, उपबोली है। और चमरवा, इसकी चमरवा भी इसे कहते हैं। ठीक है, ब्रजभाषा, अंतर्वेदी इसका अन्य नाम है। इसकी बोलियां बुक्सा, जादोबाटी और डांगी। बुंदेली, बुंदेलखंडी अन्य नाम है इसका, पावरी, बनाफरी और लोदांती और निबट्ठा आदि क्षेत्र में इसकी उपभाषा है, बोलियां हैं, सॉरी। अवधी, कौशली और बेसवाड़ी इसकी अन्य नाम है। और जोलहा, जोल्हा और गहोरा, जुडर आदि क्षेत्र में किसकी उपभाषा है। कौरवी, इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, ये याद रखिए दोस्तों। कौरवी जो है इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, और ये आपकी पश्चिमी हिंदी में अंतर्गत आती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, खलटाही और लरिया, बघेली, रिवाई, इसे इसकी उपभाषा निबट्ठा है बघेली की। डिंगल, इसे भाड़ भाषा भी कहा जाता है। पिंगल, इसे नाग भाषा कहा जाता है। अब कुछ नामकरण करता है जिन्होंने बोलियों के नाम का नामकरण किया हिंदी की प्रमुख बोलियों का। इसमें राहुल शंकरत्याय ने, इन्होंने कौरवी नामकरण दिया। और ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली नाम दिया। गियर्सन ने राजस्थानी भाषा का नाम दिया, जबकि बांकीदास डिंगल और गियर्सन ने बिहारी भाषा का नामकरण भी दिया, रेमंड भोजपुरी, कोलब्रुक मैथिली। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख, हिंदी की बोलियों के प्रमुख क्षेत्र कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे ओकार बहुला भाषा है, ओकार बहुला, ओकार बहुला उपभाषा है ये। अब इसमें ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में बोली जाती है। बरेली हो गया, बदायूं, एटा, मैनपुरी और गुड़गांव, भरतपुर, करौली। और बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र झांसी में बोली जाती है, उरई में बोली जाती है, जालौन और हमीरपुर। जबकि मध्य प्रदेश के क्षेत्र सागर, ओरछा और दतिया और होशंगाबाद आदि क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहांपुर और कानपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर में बोली जाती है। पांचवी जो बोली है वो कुमाऊनी है। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली ये टिहरी है और ये पौड़ी गढ़वाल होगा। ठीक है, गढ़वाली जो बोली है वो टिहरी, गढ़वाल और चमोली और उत्तरकाशी के क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी, उज्जैन, प्रतापगढ़,
और रतलाम, इंदौर और देवास इन क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी जो बोली है ये आपकी राजस्थान की है। ये उज्जैन, प्रतापनगर और रतलाम, इंदौर आदि क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। आकार बहुल कौरवी, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद के क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लिपि पर है। लिपि के संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच इसे आप प्रमोट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाले दिनों में आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाता रहूं, ताकि आपके एग्ज़ाम पर्पज से वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लिपि के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्होंने बताया है, लिखित भाषा में जो ध्वनियों के लिए जो चिन्ह है वो ही क्या है, वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है। लिपि का विकास मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है। ध्वनि लिपि क्या है, वर्ण है जिस जो मानक स्थापित किए गए हैं किसी चिन्ह को, जिस चिन्ह में हम किस ध्वनि को लिखते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। और इससे जो जो ध्वनि के वर्ण के लिखे गए रूप हैं वही क्या, लिपि कहलाते हैं। लिपि का विकास मुख्यतः निम्न अवस्था में माना जाता है। चित्रलिपि, चित्र के रूप में लिखना, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। ठीक है। जो ये ध्वनि लिपि को हम दो भागों में बांटते हैं। इसे अक्षरात्मक सिंबलिक और वर्णात्मक अल्फाबेटिक। ठीक है। भारत की सारी लिपियां कैसी है, वो अक्षरात्मक है, सिंबलिक है। ठीक है। रोमन लिपि वर्णात्मक है। ठीक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। ठीक है। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी लिपि, और खरोष्ठी लिपि थी। ठीक है। ये खरोष्ठी लिपि अशोक के शासनकाल में अशोक के शिलालेख आदि में मिली हुई है। इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। और ब्राह्म लिपि, सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी के मांटगोमरी जिला के हड़प्पा सिंधी घाटी जो लिपि है उसके प्राचीनतम नमूने इतिहास के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो मांटगोमरी जिले में हड़प्पा के सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो के प्रांत सीलों पर मिले हैं। ठीक है। ये मोहनजोदड़ो जो प्रांत है अभी आपका पाकिस्तान आदि क्षेत्र में सिंध क्षेत्र के स्थान पर है, जो कि भारत का इतिहास में यहाँ का उल्लेख, यहाँ पर सिंधु घाटी लिपि का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ड्रिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी कि भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल शुरू करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।